Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and in the class of Basic Organic Chemistry. Today we will discuss about conformational isomerism in butane. This is the 13th lecture of the series Isomerism. If you are interested in the previous 12 lecture, I will drop the links down in the description. You can go and get these lectures in the descriptions. So let's continue for now. What is conformational isomerism? I have discussed in detail in the previous lecture, and today we will discuss conformational isomerism in N-butane. So, if we rotate one part of the molecule of butane relative to the other about the central carbon-carbon bond, this will give rise to staggered and eclipsed conformations. अच्छा, अब इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर हम हमारे पास दो तरह की रोटेशंस ब्यूटेन के मॉलिक्यूल के केस में पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। यानी ये कार्बन 1 है तो ये कार्बन 2 है, तो अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान ये रोटेशन फ्री रोटेशन इस मिथाइल ग्रुप की फॉर एग्जांपल और इस प्रोपाइल ग्रुप की पॉसिबल हो, तो हम कहेंगे दिस इज द रोटेशन about carbon number 1 and carbon number 2, and this is not central, right? This is terminal. ये रोटेशन जो है इसको हम टर्मिनल रोटेशन बोलेंगे. दिस इज नॉट सेंट्रल. जो सेंट्रल रोटेशन है वो पॉसिबल होगी बिटवीन कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान, ये सेंट्रल रोटेशन होगी, ठीक है। इसी तरह एक और टर्मिनल रोटेशन जो है पॉसिबल हो सकती है बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, right? So this is the ball and stick model of butane, और इसमें ये staggered conformation है because of the rotation about carbon number 1 and carbon number 2, ठीक है। और ये eclipsed conformation है because of the rotation between carbon number 1 and carbon number 2. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो staggered conformation है इस between carbon number 1 and carbon number 2, ठीक है, उसमें स्टैगर्ड कंफर्मेशन में ये वाले हाइड्रोजन्स, ठीक है, और फिर ये वाला हमारे पास कार्बन नंबर 1 के साथ जो 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं और कार्बन नंबर 2 के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं और ये वाला इथाइल ग्रुप है, ठीक है। दीज आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, जबकि जो इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है उसमें these atoms or groups which are attached to carbon number 1 or carbon number 2, these are at minimum distance apart. So on this slide we will discuss about conformational isomerism in N-butane about carbon number 2 and carbon number 3, that is the central rotation. तो अगर हम ये ब्यूटेन का फॉर्मूला देखें, so for the purpose of this study हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ब्यूटेन का फॉर्मूला है हम इसको 1,2 डाई मिथाइल इथेन की फॉर्म में अगर हम कंसिडर करें, यानी आप ये समझें कि ये जैसे इथेन का मॉलिक्यूल है, इसके एक साइड पे ये मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम किस तरह से फिर नेमिंग कर सकते हैं 1,2 डाई मिथाइल इथेन। अगर आप इसको इस तरह से कंसिडर करें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ ये वाले 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। अब इस कार्बन नंबर 2 के साथ एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है और एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये कार्बन नंबर फॉर एग्जांपल 3 है, इसके साथ भी एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है और एक ये मिथाइल ग्रुप लगा है। अब ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान जब फ्री रोटेशन होगी देन वी विल बी हैव डिफरेंट स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, ठीक है। तो एक्चुअली वी विल बी हैविंग दीज फॉर्म्स, राइट। तो इसमें देखें ये इस साइड पे ये पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट की गई है और इस साइड पे ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक। तो यहाँ पर इसमें देखें कि आपके पास ये लोअर लेवल पे जो आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, इनमें से ये वाली एंटी 1 और ये वाली एंटी 1 दीज आर द सेम।
यानी ये आप ये समझे कि 0 डिग्री पे ये लोएस्ट लेवल पे ये वाली जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है इसको एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं। और ये वाली जो दो स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस हैं इनको बोलते हैं गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो और उसके बाद फिर ये एंटी एक्चुअली 360 डिग्री रोटेशन में हमें ये फिर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन अचीव हो रही है। और अच्छा, इसमें आप ये भी नोट करें कि ये वाली जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाली जो एंटी राइट और ये मतलब है तो ये एक ही, तो ये वाली लोएस्ट थोड़ी सी एनर्जी के लिहाज से शो हो रही है, और ये जो गॉज स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 ये थोड़ा सा आपको एनर्जी के लिहाज से ऊपर शो हो रही है। अच्छा, अब ये अगर आप इक्लिप्स्ड देखें, ये ऊपर वाली जो सारी की सारी हैं, दीज आर द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस। अब इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो है जिस तरह से आपके पास दो स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस हैं यानी एंटी एंड गॉज, इसी तरह से जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है दीज आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। इनके मुतालिक हम अगली स्लाइड्स पे जाके अब तफसील से जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये डायग्राम फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव पुट इट हियर अगेन। So there are two staggered conformations. The first one is anti-staggered conformation, in which the two methyl groups are as far apart as possible. Structure number 1, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। दिस इज एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसमें ये देखें, ये एक मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है। दीज आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। तो हमारे पास एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एक ही है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर नंबर 1, यहाँ पर ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये भी स्ट्रक्चर नंबर 1 ही शो की हुई है। It has no torsional strain and is the most stable of N-butanes conformations. अब इसमें कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होता, इसमें फ्री मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की, सॉरी मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप्स डिफरेंट अटैच हैं उनकी सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री मूवमेंट हो रही होती है, और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो है गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, in which the two methyl groups are closer to each other than allowed by the ordinary van der Waals radii। ठीक है, अब ये वाली मतलब ये वाली और ये वाली, these are two gauge staggered conformations। और इसमें क्या है कि दोनों मिथाइल ग्रुप्स ये देखें, ये एक दूसरे के करीब होते हैं निस्बतन ये एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के, और ये इतने करीब होते हैं कि दिस क्लोजनेस दिस इज नॉट अलाउड बाय वॉन्डर वॉल्स रेडियाई, यानी वॉन्डर वॉल्स रेडियाई इसकी इजाजत नहीं दे रहा होता। ठीक है, तो अब इस तरह की दो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये गॉच स्टैगर्ड स्ट्रक्चर 3 एंड 4, सॉरी 3 एंड 5, स्ट्रक्चर 3 एंड 5, दीज आर गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो जो गॉच स्टैगर्ड स्ट्रक्चर नंबर 3 है उसको गॉच स्टैगर्ड स्ट्रक्चर नंबर 5 तक पहुंचने के लिए उसको पहले एक्चुअली इस स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ओके, so these are obtained by rotation of 120 degree around the central carbon in either direction। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल हमने इस कंफर्मेशन से इस कंफर्मेशन तक जाना हो, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 120 डिग्री का रोटेशन लेना पड़ेगा। यानी यहाँ से अगर हम शुरू करें और 60 डिग्री का रोटेशन हम एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से 60 डिग्री का रोटेशन मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएं, तो हमारे पास ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन विच इज इक्लिप्स्ड 2 वो ऑब्टेन होगी। और फिर हम दोबारा से मॉलिक्यूल को 60 डिग्री पर रोटेट करें तो फिर हमारे पास ये गॉज स्टैगर्ड स्ट्रक्चर नंबर 3 ऑब्टेन होगी। और इस तरह से हमें 60 डिग्री मॉलिक्यूल को रोटेट किया इस साइड पे भी। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने इस साइड से अगर हम चलें तो तब भी हमें यानी 360 डिग्री से 240 तक जब हम आएंगे तो हमें ये गॉच स्टैगर्ड फिफ्थ स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, क्योंकि आफ्टर 60 डिग्री वी विल रीच दिस इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन एंड देन आफ्टर अगेन 60 डिग्री रोटेशन वी विल रीच दिस गॉच स्टैगर्ड structure number 5th। So whether you will rotate the molecule from this side through 120 degree or from this side through 120 degree, then you will reach the gauge staggered structures, which are structure number 3 and structure number 5।
both are of equal energy but less stable than anti-conformation by an amount of 3.8 kilojoule per mole. ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो दोनों गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस हैं, so they are lying at equal energy on the graph. They are lying at equal energy, so they are of equal energy, but these are less stable than anti-conformation by an amount of 3.8 kilojoule per mole. ठीक है। तो अब ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक, इन दोनों का इसको मेजर किया गया है इसके लिहाज से। हाईएस्ट एनर्जी लेवल से ये जो एंटी कन्फर्मेशन है, मतलब इसका डिस्टेंस 16 किलो जूल पर मोल है और इनका ये 19 किलो जूल पर मोल बनता है, और ये डिफरेंस बीच वाला आ जाता है 3.8, राउंड अबाउट 3.8 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर फिर ये जो दोनों गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस हैं, ये एंटी कन्फर्मेशन से 3.8 किलो जूल पर मोल ये हायर इन एनर्जी हैं। ठीक है, ये डिफरेंस ये वाला यहाँ से देखें, ये वाला डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक 3.8 किलो जूल, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों जो गॉस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो एंटी कन्फर्मेशन से 3.8 किलो जूल पर मोल हायर इन एनर्जी हैं। यहाँ पर देखें कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये वाला एनर्जी लेवल ये एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का है इस लेवल पे। ठीक है, और ये वाला जो एनर्जी लेवल है ये गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का है, यानी इस लेवल पे यहाँ पर। यानी अगर आप इसको यहाँ पर आगे से एक्स्ट्रा प्लॉट करें, ठीक है, लेट्स एक्स्ट्रा प्लॉट विद दिस पेन। तो अगर आप यहाँ से लेकर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें, आगे की तरफ चलते जाएं, तो ये एनर्जी एक्सेस को यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, लेट मी कट। ओके, और जो आपके पास एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसकी एनर्जी ये देखें, इसको भी हम कट डाउन कर लेते हैं, तो ये इतनी है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसकी एनर्जी लोअर है और जो गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसकी एनर्जी यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बनता है 3.8 किलो जूल पर मोल। तो हम कहेंगे कि ये जो गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, वेदर इट इज स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 5, these are higher in energy as compared with anti-staggered conformation by an amount of 3.8 kilojoule per mole. These two are in fact mirror images of each other. यानी ये वाली दोनों structures, these are at the same energy level, these are mirror images of each other. तो अगर आप इसका आईने में रिफ्लेक्शन देखें तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगी। Okay, now we will discuss eclipsed conformations in butane. Again we will discuss this graph for eclipsed conformation. Again there are two eclipsed conformation, partially eclipsed conformation और इसके बाद हमारे पास होगी fully eclipsed conformation. So in performing 360-degree rotation we come across two partially eclipsed conformation which are structure number 2 and structure number 6. तो अगर हमने यानी 0 डिग्री से ये रोटेशन स्टार्ट करें और एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से शुरू करें, तो आफ्टर 60 डिग्री वी विल रीच एन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि ये पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। देन अगेन आफ्टर 60 डिग्री वी विल रीच गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन विच इज गॉच 3। ठीक है, और फिर after another 60 degree rotation we will reach at the top, that we will reach actually at fully eclipsed conformation which is conformation number 4, eclipse. Again another 60 degree rotation we will reach gauge staggered which is structure number 5. Another 60 degree rotation we will reach partially eclipsed, ठीक है, which is structure number 6. And another 60 degree rotation we will reach anti-staggered, that is structure number 1. अच्छा, तो इस तरह से अगर हम 360 डिग्री की रोटेशन परफॉर्म करें, we will come across two partially eclipsed conformations which are structure number 2 and structure number 4.
both of them are of equal energy and mirror reflections of each other. यानी ये जो आपकी स्ट्रक्चर नंबर 2 है और ये स्ट्रक्चर नंबर 4, these are mirror reflections and they are of equal energy and these are partially eclipsed. अब partially eclipsed में क्या है कि ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल ये इक्लिप्स कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और ये एक हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, जबकि फुली इक्लिप्स में आप क्या देखेंगे कि मिथाइल मिथाइल के साथ इसकी इक्लिप्स करेगा और ये हाइड्रोजन के साथ, तो इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्जन होगी क्योंकि दो बड़े ग्रुप्स यानी मिथाइल मिथाइल जो हैं वो आपस में मिनिमम डिस्टेंस अपार्ट होंगे, इस वजह से रिपल्जन सबसे ज्यादा होगी। तो इसको हम बोलेंगे फुली इक्लिप्स, जिसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 4 दीज आर पार्शली इक्लिप्स। So जो partially eclipsed conformations हैं, they have torsional strains and van der Waals repulsions arising from the eclipsed methyls and hydrogens. तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी हैं, इसके अलावा इसमें van der Waals repulsions भी हैं, और van der Waals repulsions किसकी वजह से हैं? eclipsed मिथाइल्स और हाइड्रोजन्स के दरमियान। अच्छा, और इनका एनर्जी बैरियर कितना है? 15.9 और 16 किलो जूल पर मोल। तो ये इनका एनर्जी बैरियर है, यानी अगर आपको एंटी से आपको जाना है इक्लिप्स पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्जन के लिए, you need to surmount this energy barrier which is 16 kilojoule per mole। ठीक है, तो ओके, सो दिस इज फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। दूसरी जो है it has only one methyl methyl and two hydrogen hydrogen interactions, as I have already told you. So this is fully eclipsed and it has one methyl methyl and two hydrogen hydrogen interactions, and this is structure number 4. It has the greatest energy of all because in addition to the torsional strain there is the large van der Waals repulsive forces between the eclipsed methyl groups। ठीक है, तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा है, टॉर्शन मीन एंगल टू बैरियर टू रोटेशन, वो भी सबसे ज्यादा है टॉर्शनल स्ट्रेन। इसके अलावा रिपल्जन्स भी सबसे ज्यादा हैं between these two methyl groups and these hydrogens. So this is fully eclipsed और इसका एनर्जी बैरियर जो है वो 19 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो यानी एक एंटी कन्फर्मेशन को इक्लिप्स कन्फर्मेशन में कन्वर्जन के लिए 19 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होंगे, जबकि एक गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को ये फुली इक्लिप्स में कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड होंगे 16 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द एनर्जी बैरियर। So finally, we will discuss about the room temperature conformation of N-butane. As we can expect actually, at ordinary temperature and in most reaction, N-butane can be expected to exist predominantly in anti-staggered conformation because this is the conformation in which N-butane molecule is in the lowest potential energy state. The conformational isomers have never been isolated since the energy barriers are too small for their long-lived existence in such a non-rigid system. Okay, so conformational isomers ये मैंने already भी discuss किया है, इनको हम isolate नहीं कर सकते क्योंकि energy barrier इनका इतना कम होता है कि वो उनकी individual existence उस energy barrier पे possible नहीं होती। तो इस वजह से क्या है कि अगर हमें इन्हें separate करना है, so we will have to work at very low temperature, that is minus 230 degrees centigrade, which is quite a low temperature and very difficult to achieve. Thank you very much in order to watch this video. If you have understood and liked, do consider subscribing, sharing and liking. As you know, sharing is caring. So we will meet inshallah in the next lecture, the last topic of this series, isomerism, which will be conformational isomerism in hexene. Okay, till then, Allah Hafiz.